उस आलीशान बंगले के ड्राइंग रूम में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी भारी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। तारा के हाथ कांप रहे थे। उसके ऊपर माँ का वह पुराना, थोड़ा फीका पड़ चुका एप्रन था, और सामने वे लोग थे जिनके लिए गरीबी केवल एक शब्द थी। तारा की नजरें जमीन पर गड़ी थीं, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि कोई उसे बहुत गौर से देख रहा है। वह कोई और नहीं, प्रोफेसर केशव मल्होत्रा थे। केशव का चेहरा भावशून्य था, लेकिन उनकी आंखों के भीतर एक अजीब सी खलबली मच गई थी। मेहमानों के बीच बैठे केशव अपनी जगह से उठे। उनकी लंबी और प्रभावशाली उपस्थिति ने कमरे का माहौल ही बदल दिया। मेहमानों में से एक महिला ने तारा को ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा और तंज कसते हुए बोली, केशव, यह तुम्हारी नई मेड है। इसे कहो कि जरा ध्यान से काम करे। वह शब्द किसी छुरी की तरह तारा के दिल में उतरे। केशव सर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे वे किसी गहरे गुस्से को दबा रहे हों। उन्होंने मेहमानों से धीमी आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी, और सीधे तारा की ओर बढ़ गए। केशव तारा के बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए। तारा ने घबराकर अपना सिर ऊपर उठाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? केशव की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी तीव्रता थी जो तारा को अंदर तक झकझोर गई। तारा की आवाज कांप रही थी, सर, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो काम पर आने की हालत में नहीं थीं, इसलिए मैं उनकी जगह। तारा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि केशव ने अपना हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। केशव ने उसे एक ऐसी नजर से देखा जिसे समझना नामुमकिन था। वह गुस्सा था, चिंता थी, या कुछ और जो अभी परिभाषित नहीं हो पाया था। अंदर चलो, उन्होंने आदेश दिया। तारा दबे कदमों से उनके पीछे पीछे रसोई की ओर गई। केशव ने दरवाजा बंद किया और एक लंबी सांस ली। तारा, मैंने कॉलेज में तुमसे क्या कहा था? केशव की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। तुम एक बेहद होनहार छात्रा हो। यहाँ लोगों की बातें सुनना, यह तुम्हारी जगह नहीं है। तारा ने अपनी आंखों में आंसू लिए, पहली बार अपनी आवाज को मजबूत किया। सर, जिंदगी किताबी बातों से नहीं चलती। घर में खाने के लाले पड़े हैं, माँ की दवाइयों के पैसे नहीं हैं। अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो हम क्या करेंगे? केशव कुछ पल के लिए पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो गए। उनकी आंखों में तारा की लाचारी को देखकर एक अजीब सी छटपटाहट थी। उन्होंने अपना फोन निकाला और कुछ टाइप किया। आज के बाद तुम इस घर में या कहीं भी काम नहीं करोगी। तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्च और तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। तारा स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं सर, मैं आपकी दया नहीं चाहती। मैं मेहनत की रोटी खाना चाहती हूँ। केशव धीरे से उसके और करीब आए। रसोई की तंग जगह में केशव की मौजूदगी तारा को घेर रही थी। यह दया नहीं है, तारा। यह मेरा निवेश, इन्वेस्टमेंट है। मुझे पता है कि तुम भविष्य में क्या बन सकती हो, और मैं तुम्हें इस तरह धूल में मिलते नहीं देख सकता। बाहर से मेहमानों की आवाजें आनी शुरू हो गई थीं। केशव ने एक गहरी सांस ली और बाहर जाकर मेहमानों से कुछ सख्त लहजे में कहा। कुछ ही मिनटों में पूरा घर खाली हो गया। मेहमान जा चुके थे। घर में सन्नाटा था। केशव वापस रसोई में आए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और तारा को एक गिलास पानी दिया। उन्होंने धीरे से अपना हाथ तारा के माथे पर रखा, वही स्पर्श जो कॉलेज में था, गर्म और आश्वस्त करने वाला। तारा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? केशव ने बहुत ही धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज में कहा। तुम जिस दुनिया से लड़ रही हो वह तुम्हारी कोमलता के लिए नहीं बनी है। मैं तुम्हें इस भीड़ में खोने नहीं दे सकता।
तारा की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे से केशव की ओर देखा। आप मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं, सर? केशव ने उसे थोड़ा और करीब खींचा। तारा का चेहरा उनके सीने के पास था। केशव ने अपने हाथ से तारा के चेहरे के पास आए बालों को पीछे किया और उसके कान के करीब आकर धीरे से कहा, अब घर जाओ, तारा। अपनी माँ के पास। कल कॉलेज में मिलते हैं। तारा वहां से कैसे निकली, उसे कुछ याद नहीं था। जब वह घर पहुंची और माँ को यह सब बताया तो सुनैना की आंखों से आंसू छलक पड़े। रात के सन्नाटे में तारा अपनी खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी। क्या प्रोफेसर केशव वाकई भला इंसान थे, या फिर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा अनकहा रिश्ता पनप रहा था जो भविष्य में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था? उस रात तारा को नींद नहीं आई।